दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती हैं। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है 30 जुलाई यानी कि वीरवार, थर्सडे, और हमारा 82वां एपिसोड है यानी कि 82वां एपिसोड। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट से और उसके बाद कुछ कहानी, कुछ किस्से और कुछ अनकही बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक कोरोना वायरस के 15,31,669 केसेस हो चुके हैं और कल जो 24 घंटे में केसेस हुए हैं वो 48,513 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं। 34,193 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 768 लोग पिछले 24 घंटों में डेथ हो चुकी है। तो ये था अपडेट अबाउट कोरोना वायरस। दोस्तों, खोने की दहशत और पाने की चाहत ना होती तो ना खुदा होता और ना कोई इबादत होती। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और खबरें। अनलॉक 3 से शुरू करते हैं। अनलॉक 3 की जो अनाउंसमेंट कल हुई है उसमें कहा गया है कि कोई मेट्रो अभी शुरुआत चालू नहीं होगी और कंटेनमेंट जोन जो 31 अगस्त तक जो पोजीशन थी वैसे ही बनी रहेगी। जिम और पार्क और योगा सेंटर खुलेंगे 5 अगस्त से, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और जब तक सरकार अनाउंसमेंट नहीं करती है तब तक स्कूल कॉलेज चालू नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल राफेल, जिसका बहुत इंतजार था, राफेल के 5 एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं फ्रांस से भारत पहुंच चुके हैं अंबाला बेस में। उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी जो हमारे पास पहुँचे हैं 5 राफेल पहुँचे हैं और कुल जो भारत सरकार की डील हुई है वो 36 यानी कि 36 राफेल को लेने की डील हुई है। और ये 36 राफेल डिफरेंट टाइम जोन में आएंगे और ये मैं आपको बताऊंगा कब कब आने वाले हैं। इस 36 राफेल में 12 राफेल 2020 में आएंगे, बाकी 12 2021 में, और बचे हुए बाकी 12 2022 में आएंगे। दोस्तों, जो 5 हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट आए हैं राफेल के, उसमें 2 डबल सीटर हैं और 3 सिंगल सीटर हैं। 2021 में 18 राफेल हमारे पास में अवेलेबल हो जाएंगे। 12 पायलट्स ट्रेनिंग ले चुके हैं फ्रांस में जाके और 36 पायलट इसकी ट्रेनिंग और वापस लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है राफेल के बारे में। और मैं बता दूं कि ना तो पाकिस्तान के पास इस तरह के फाइटर प्लेन्स हैं और ना ही चाइना के पास इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों, 18 राफेल जो हैं अंबाला बेस में, जो अंबाला का एयर बेस है, वहाँ रखे जाएंगे और बाकी 18 हाशिमारा में रखे जाएंगे। तो टोटल 36 में से 50-50% दोनों जगह पर रखे जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राफेल जो आने की तैयारी थी वो पिछले 2 साल से चल रही थी। अंबाला एयरबेस पे फ्रांस के टेक्नीशियंस आए हुए थे, टेक्नोलॉजी के पार्टनर्स जो हमारे हैं राफेल के, वो भी आए हुए थे और ये 2 साल से हमारी तैयारी चल रही थी। आज इस सभा के अंत में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वीडियो को जरूर देखेंगे। राफेल के बारे में, इसकी स्पीड के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में ये हम सभा के अंत में आपको दिखाएंगे। दोस्तों, और खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, भारती एयरटेल, यस बैंक और इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइन के शेयर में उछाल आया है। और दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन में भी QR कोड और ई-पासेस मैंडेटरी हो जाएंगे कल से। उसके अलावा दोस्तों, पैकेज्ड फूड में ब्रिटानिया और नेस्ले दोनों ने ही बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है जून के अंदर, यानी कि इस समय पैकेज्ड फूड की बहुत डिमांड है। अदानी पोर्ट के बारे में दोस्तों मैं बता चुका हूं कि अदानी पोर्ट ऑफशोर बॉन्ड लॉन्च कर रहा है और उसमें $750 मिलियन रेज करने वाला है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है अदानी पोर्ट को डेवलप करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों, मारुति सुजुकी ने एक्सपेक्ट किया है कि इस बार जो पहला क्वार्टर है इसमें अभी तक का पिछले 10 सालों का सबसे ज़्यादा लॉस मारुति सुजुकी को इस क्वार्टर में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे अपने देश के बारे में सोचना है और अपने देश की तरक्की के बारे में सोचना है। इसलिए चुनाव का, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं सोचता रहूँगा। उसके अलावा बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कोरोना वायरस में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज डाउन हैं, लेकिन कुछ
कॉरपोरेट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन के मालिक हैं, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, और एलोन मस्क, इन्होंने करीब 115 बिलियन डॉलर 2020 में कमाए हैं, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। गोल्ड का प्राइस भी पहले नीचे गया और उसके बाद ऊपर हुआ 1500 रुपये का उछाल आया है, और सिल्वर में भी उछाल आया है दोस्तों। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नेवल स्काई जो है, बराबर हमारी इंडियन नेवी वॉच कर रही है, मॉनिटर कर रही है चाइनीज़ मूवमेंट को जो LAC पर हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके बेटे ने माफ़ी मांगी है। उसने एक ट्वीट में भारतीयों के खिलाफ कुछ लिखा था, अब उसने रिटर्न में माफ़ी मांगी है दोस्तों। शगुफ्ता रफ़ीक जो कि राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि कंगना रनावत ने जो कहा था कि महेश भट्ट ने सबके सामने उनके ऊपर जूता उछाल कर मारा था, ये बात सच नहीं है। रिया चक्रवर्ती के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिहार में उसके जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनके पापा ने कंप्लेंट की थी, FIR लॉन्च की थी, और अब रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये केस जो इन्वेस्टिगेशन का है वो मुंबई शिफ्ट कर दिया जाए, ना कि बिहार में, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी ये केस चल रहा है। ऐश्वर्या राय ने भी अपने सभी फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने उनकी बीमारी के लिए और बीमारी से जल्दी से ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए, जो कोरोना वायरस के लिए दुआ की थी। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय RJ आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई चा मानुस। और आप जाइएगा मत, सुनते रहिएगा और मेरे साथ। अब मैं आपको इस सभा को आगे लेके चलता हूँ और आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही सुंदर सी कविता। दोस्तों, कविता इस प्रकार है, एक औरत की चाह, और इसका शीर्षक है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं शुरुआत करता हूं इस कविता की। पूरी उम्र ससुराल में गुजारी मैंने, फिर भी मायके से कफन मंगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कई वर्षों से हम तुम साथ रहते हैं, कई वर्षों से हम तुम साथ रहते हैं, लाजिम है कि कुछ मतभेद तो होंगे, लाजिम है कि कुछ मतभेद तो होंगे, पर तुम्हारा बच्चों के सामने चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दोनों को ही जब किसी फंक्शन में जाना हो, हम दोनों को ही जब किसी फंक्शन में जाना हो, तुम्हारा पहले कार में बैठकर यूं हॉर्न बजाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी पिछले वर्ष ही तो गई थी, अभी पिछले वर्ष ही तो गई थी, यह कहकर तुम्हारा मेरी राखी डाक से भिजवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा वर्ष तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, पूरा वर्ष तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, पर तुम्हारा यह कहना कि जरा मायके से जल्दी लौट आना मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आगे लिखा है, मैं चुप हूँ कि मेरा मन उदास है, मैं चुप हूँ कि मेरा मन उदास है, पर मेरी खामोशी को तुम्हारा यूं नज़रअंदाज कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा जीवन तो मैंने ससुराल में गुजारा है, पूरा जीवन तो मैंने ससुराल में गुजारा है, फिर मायके से मेरा कफन मंगवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कविता, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी, और आप इस कविता के बारे में अपने विचार मुझे लिख सकते हैं। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और व्हाट्सअप नंबर है 9833880402, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी राय मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजेंगे। आपको पसंद है तो भी और पसंद नहीं है तो भी आप इस कार्यक्रम में अगर कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। और दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और अब आपको सुनाता हूँ इस कार्यक्रम का अगला हिस्सा, जो आखिरी हिस्सा होता है, एक कहानी। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद ज़रूर आएगी।
दोस्तों ये है आपका अपने प्रिय आरजे आदि, और आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और मैं आपको प्रसारण कर रहा हूँ इस कार्यक्रम का मुंबई से, मुंबईचा मानुस। तो इस सभा का आखिरी जो कार्यक्रम होता है कहानी, एक बार फिर मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी का शीर्षक है प्रारब्ध कर्म, यानी कि पूर्व जन्म का कार्य। दोस्तों कहानी इस प्रकार शुरू होती है और कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वो काफी बुजुर्ग हो चला, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच इत्यादि स्नान आदि के लिए जाना होता था, वो अपने बेटों को आवाज लगाता और बेटे उसे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी देर से आते थे और कभी कभी तो देर रात तक भी नहीं आते थे। इस दौरान वो कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उसे आंखों से कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निर्वस्त्र होने के लिए जैसे ही उसने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वस्त्र करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। रोज वो लड़का आता, रोज उन्हें फ्रेश होने के लिए लेकर जाता और उसके बाद उनको बिस्तर पर आराम से लिटा दिया करता था। एक रात उस वृद्ध व्यक्ति को शक हो गया कि पहले तो उसके बेटों को वो रात भर कई बार आवाज देता था और आवाज लगाने के बाद भी उसके बेटे नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाता है और इसके हाथ भी बड़े कोमल और स्पर्शदायी हैं और अपने आप ये आकर मुझे पूरी तरह से फ्रेश करा के चला जाता है। एक रात वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसा नहीं कर सकते और ना ही वो ऐसे हैं। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। वो व्यक्ति रोते हुए बोला कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निर्वर्ती के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो। प्रभु ने कहा कि जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध है, यानी कि पूर्व जन्म का कार्य है। आप मेरे सच्चे साधक हैं और हर समय मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए मैं आपके इन पूर्व जन्म के कार्यों को आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे पूर्व जन्म के कार्य कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे पूर्व जन्म के कार्य काट सकती है? प्रभु ने जवाब दिया, मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके पूर्व जन्म के कार्य हो सकते हैं, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको यही पूर्व जन्म के कार्य भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके पूर्व जन्म के कार्य स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर आगे कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के कार्य कितने तरह के होते हैं। उन्होंने बताया कि मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद जो प्रारब्ध होते हैं यानी कि पूर्व जन्म के कार्य, उनके नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, यानी कि आप मेरा नाम जपोगे तो ये कट जाएंगे। पर तीव्रतम प्रारब्ध यानी कि सबसे तेज जो पूर्व जन्म के कार्य होते हैं, उनको आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास में मुझसे जपता है, यानी कि मेरी पूजा करता है, मेरा जाप करता है, उनके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के कार्य मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपना राय, अपनी पसंद और नापसंद आप मुझे अपने
मोबाइल के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833880402। और अब मैं इस सभा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। और समाप्त करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि महज दोस्ती नहीं ये बगिया है विश्वास की। प्यार स्नेह के फूलों से इसे गुलजार रहने दो। मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो, यूं ही उधार रहने दो। जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें यकीन था रब पर वे सोए रात भर। आज तक बहुत भरोसे टूटे मगर भरोसे की आदत नहीं छूटी। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। और अब इस सभा को मैं समाप्त करता हूं। और इस समाप्त करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज इस सभा के समापन के बाद मैं आपको एक वीडियो भी अपलोड करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसमें उसकी टेक्नोलॉजी को बताया गया है। अगर आपको समय हो तो आज कार्यक्रम के बाद तुरंत बाद आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप, मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। अब इस सभा को यहीं समाप्त करता है। कल आपसे फिर मुलाकात करेगा एक नए किस्से, नई कविता, नए अपडेट, नई कहानी और एक नई सोच के साथ। और तब तक के लिए आपको कहता है अलविदा, गुड नाइट, गुड बाय, शुभ रात्रि और तरह तरह की बातें जो मैं आपको हमेशा कहता हूं वो आप सुनिएगा। और जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।